गुरुमंत्र साधना .com में स्वागत है। बेताल के बारे में जानते हैं आप लोग? सुने पहले कभी? नहीं? तो आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने संजय नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई बेताल से जुड़ी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसी ऐसी चीजें भी बताओ इस दुनिया में मौजूद करती हैं क्या। आप ये सुन रहे हैं गुरुमंत्र साधना .com में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग बेताल के बारे में नहीं जानते उन लोगों को बेसिक जानकारी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहानी में कहीं भटक जाएंगे, साफ हो ही नहीं पाएगी कहानी। मैं बता देता हूँ बेताल क्या होते हैं। दरअसल बेताल एक अलग आयाम में हमसे जीते हैं। हम लोग 3 डायमेंशन दुनिया में जीते हैं, 3D तीसरे आयाम में जीते हैं, लेकिन बेताल हमसे ऊपर वाले आयाम में जीते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बेताल एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेताल एक पॉजिटिव एनर्जी होते हैं। वैसे बेताल पीड़ा से अगर कोई भी ग्रस्त हो जाए तो उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। अगर बेताल आपसे रुष्ट, आपसे क्रोधित हो जाए तो आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल पाना लगभग असंभव हो जाता है। सबसे खतरनाक पीड़ा मानी जाती है बेताल पीड़ा। अब बहुत सारी दंत कथाओं में बेताल को लेकर यह वर्णन है कि बेताल ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। अगर आप उनको परेशान करेंगे, उनके आयाम में छिड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो आपका खेल वहीं पर खत्म। आज की भी एक कहानी ऐसी एक बेताल से जुड़ी हुई है जो कि महाराष्ट्र के एक कस्बे में रहा करता था। बेताल कहाँ रहता था, ये कहानी कैसे बेताल से जुड़ी हुई है, ये आप लोगों को कहानी के प्रवाह के साथ ही समझ में आएगा। इसलिए चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं 1998 में महाराष्ट्र के इस कस्बे में। इस कस्बे में एक पुराना सा अपार्टमेंट हुआ करता था। 8 मंजिल का अपार्टमेंट था। 88 के समय में बना था, लेकिन 95 के समय आते तक इस अपार्टमेंट में से बहुत सारे लोग घर खाली करके जाने लगे थे। आप ये सुन रहे हैं गुरुमंत्र साधना .com में। जिन लोगों ने यहाँ पे घर खरीदे भी हुए थे उनको भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि चोरी की बहुत ज्यादा शिकायतें होने लगी थी, बहुत चोरियां हो रही थी। लोग समझ चुके थे कि किसी चोर के गुट की नजर इस अपार्टमेंट पे पड़ गई है और इस अपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे रहना सही नहीं है। लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि सभी ने घर खाली कर दिए थे, 20% लोग अभी भी यहाँ पे रहते थे और नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे। प्रबंधन वालों ने ये देखी कि यार सब लोग खाली कर रहे हैं और यहाँ पे कोई घर भी नहीं खरीद रहा है, तो वहाँ पे लिफ्ट भी बनवा दी। 95-96 के टाइम पे वहाँ पे लिफ्ट भी बनवा दी। तब जितने लोग रह रहे थे वो और खुशी से रहने लगे कि चलो अब ज्यादा भीड़ भाड़ का नहीं, हम ही लोग आराम से रह रहे हैं और ज्यादा किचकिच भीड़ में नहीं होती है। खैर, इसी अपार्टमेंट में संजय कामले नाम के एक व्यक्ति भी रहा करते थे। संजय जी पेशे से एक बैंक मैनेजर थे और यहाँ पर 88 के समय से ही रह रहे थे। इन्होंने 7वीं मंजिल में एक फ्लैट खरीद के रखा था। इनकी शादी नहीं हुई थी और इनके माता पिता भी गांव में रहते थे। ये एक प्रसिद्ध बैंक के मैनेजर थे। सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाया करते थे और रात में आया करते थे, तो इनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता था कि मेरे अपार्टमेंट में, मेरे फ्लैट में क्या सुविधा है क्या नहीं। मैं तो अपनी जो डेली का जो टाइम है उसका जो 80% हिस्सा है मैं अपने बैंक में ही बिताता हूँ। 85% भी कई बार तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब सिचुएशन आ जाती है 98 में। सब कुछ नॉर्मल था। संजय जी का एक डेली रूटीन बताता हूं जो कि इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संजय जी का एक डेली का नियम था कि वो सुबह उठ के ब्रश करते थे, नहा धो के तैयार होते थे और सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया करते थे। जानते हैं ना, लोटे में पानी लेकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। अब इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में किसी के पास बालकनी तो नहीं थी, इसलिए जो भी ऐसा अर्घ चढ़ाना वगैरह का काम करते थे वो अपने घरों से बाहर निकल के ही करते थे। तो संजय जी भी शुरू से, जब से 88 से वो इस फ्लैट में रह रहे थे, वो अपनी अपार्टमेंट से, अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते थे और थोड़ा सा 4 कदम आगे जाके पुराना सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाके अर्घ्य चढ़ाया करते थे सूर्य देवता को। काफी सालों से, 10 साल हो गए थे उनको ये करते हुए, 88 से 98 तक। अब 98 के ही एक दिन की बात है। ठंड का मौसम था, यही नवंबर के आसपास का टाइम रहा होगा। ये बैंक में थे और बैंक में किसी एक नकद लेन देन को लेकर बड़ा गड़बड़ी हो गया था, तो इन्हें बहुत टाइम लग गया वहां पे। अब जो मैनेजर थे और ये बड़ा केस था तो इनको खुद से ही सुलझाना था, तो बैठे हुए काम में लगे हुए सारे कर्मचारियों से मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। रात के 11 साढ़े 11 बज गए, चीजें सॉल्व हुई। संजय जी ने बोले कि हम निकलते हैं। संजय जी के पास खुद की एक बढ़िया 4 व्हीलर जीप थी। वो अपनी जीप में सवार हुए, अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, जीप खड़ी की और अंदर की तरफ जाने लगे। देखिए कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ है। इनको बड़ा अजीब लगा कि कैसा यार, इतनी चोरी वोरियां होती है यहाँ पे, कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड को तो स्थायी रहना चाहिए, वो भी प्रबंधन वाले लोग नहीं रख पाते। खैर, थोड़ा सा चिढ़ गए। लिफ्ट की बटन दबाते हैं, लिफ्ट बंद। जब से लिफ्ट लगी थी
पिछले 3-4 साल से न जाने कितनी बार बंद हो गई थी। मतलब अगर हिसाब करें तो 3 सालों में लिफ्ट 2.5 साल तो बंद ही थी। मतलब ऐसा कंप्लीट टोटल मारे तो। ये थोड़ा और चिढ़ गए क्योंकि अब इन्हें ग्राउंड फ्लोर से 7वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ के जाना है। ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अपने बैंक से निकले थे और 12:15 12:20 के आसपास ही अपने घर पहुंचे थे। दिन भर की बहुत थकान थी और अब 7 मंजिल चढ़ के जाना और शिकायत करने वाला भी कोई नहीं, तो थोड़ा चिढ़ गए। लेकिन क्या करना है, जाना तो पड़ेगा ही। वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। पहला मंजिल पूरी तरीके से चढ़े। अब एक और चिढ़ पैदा करने वाली चीज देखो, जो सीढ़ियों वाला एरिया है ना, उसमें बल्ब लगे हुए रहते थे उस टाइम पे। ऐसे आज के टाइम जैसे CFL बल्ब तो होते नहीं थे, वही 100 वॉट वाले जो बल्ब होते हैं, येलो बल्ब, वही। तो वो भी लोग चुरा लिया करते थे। कैमरा वैमरा था नहीं तो चुरा लिया करते थे। तो अंधेरे में जाना पड़ रहा था और उस समय तो ऐसा फ्लैश वाला मोबाइल भी नहीं, तो जैसे तैसे करके अंदाजा लगा के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। पहला मंजिल चढ़ लिए। अब दूसरा मंजिल आया। दूसरे मंजिल की 3 सीढ़ियां ही चढ़े हैं कि उन्हें ऐसा आभास हुआ कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पलट कर देखे तो हल्की हल्की बाहर की तरफ से कोई रोशनी आ रही थी, स्ट्रीट लाइट की तरफ से। तो पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें अजीब लगा कि मुझे क्लियर महसूस हुआ था यार कोई आया। फिर ये चढ़ने लगे। फिर लगभग आखिरी की 2-3 सीढ़ियां बची हुई थी सेकंड मंजिल की। इन्हें फिर से आभास हुआ। अब ये थोड़ा घबराए कि कहीं कोई चोर तो मेरा पीछा नहीं कर रहा है जो मेरा भी मुंह दबा के सब लूट पाट लेगा। यार थोड़ा अजीब तो लगा क्योंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कुछ नहीं, इनके परिवार में भी कोई नहीं था। तो थोड़ा सा गाना गुनगुनाते हुए चलने लगे। कोई जाग रहा होगा तो मेरे गाना गुनगुनाने से जाग जाएगा और फिर मेरे साथ कुछ झंझट हो तो कम से कम बचाने तो आएंगे। चलने लगे और चौथी मंजिल तक चढ़े हैं। चौथी मंजिल का दूसरी सीढ़ी फिर से चढ़े हैं कि उन्हें पीछे से आवाज है, सब कोई आवाज निकाल रहा है मुंह से। ये बड़े चौंक गए। पीछे पलट कर देखें, खुट 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 खुट। क्या है, कौन बोल रहा है ऐसे? तुरंत बोले हाँ। इन्होंने लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा आभास हुआ कि अभी कोई था और छुप गया। फिर ये और चढ़ने लगे। अब 5वीं मंजिल में वो कुट 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 की जगह सस कस 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 आवाज आने लगी। इनका दिमाग खराब हुआ। बोले क्या कुट कुट, क्या सस, कौन है? यार मैं चिढ़ो रहा हूं। देखो अगर किसी को मुझसे बात करनी है ना तो मेरा नाम संजय कामले है, कुटकुट कसकस नहीं। संजय संजय बोलो और फिर बात करो। आओ सामने। संजय जी खड़े हैं। अब कोई आए तो कैसे दिखाई देगा क्योंकि यहां पर भी बल्ब नहीं था, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा तो आभास तो होगा, कुछ तो बात करेगा। ये 2 मिनट तक ऐसे देखते रहे पीछे की तरफ, लेकिन कोई आया नहीं। फिर अजीब लगा। फिर ये चढ़े पूरा 5वीं मंजिल। अब 6वीं मंजिल आने ही वाला है कि पीछे से आवाज, संजय। ये रुक गए। थोड़े घबराए क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा भारी थी और ऐसी आवाज इन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी क्योंकि इस अपार्टमेंट में कम लोग रहते थे और लगभग सभी को ये जानते थे। 10 साल हो गए थे ना, सबको जानते थे। ऐसी आवाज किसी की नहीं थी। ये पलट कर देखे, बोले कौन, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वहां से आवाज आई कि मेरा नाम दामोदर है। ये घबरा गए। कौन दामोदर? हमारी बिल्डिंग में दामोदर नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। बोले मैंने कब कहा मैं व्यक्ति हूं? ये घबरा गए। आप व्यक्ति नहीं हो मतलब कौन हो? वहां से आवाज आई कि मैं जो कोई भी हूं, तुमको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक भूत हूं। जैसे ही इन्होंने भूत सुने, ये बहुत जोर से डर गए। ना चाहते हुए भी इनका पूरा शरीर कांपने लगा और इनके कांपते हुए हाथ रेलिंग को जोर से पकड़ लिए। वो आवाज आई कि मैंने कहा ना कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना मतलब के ही मुझसे घबरा रहे हो। क्या इतनी देर से मैंने तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाया? संजय जी ने मन में ही सोचा। नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक वो चीज मुझे नुकसान पहुंचा दी होती। मुझे फर्स्ट मंजिल से आभास हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब अगर ये भूत ही मेरा पीछा कर रहा था तो पक्का मुझे कुछ कर दिया होता। अब तक कुछ किया नहीं, मतलब अभी कुछ करेगा भी नहीं। संजय जी ने कहा कि आप जो कुछ भी हो, मुझसे चाहते क्या हो? और इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे और मुझसे अभी बात क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं आप इन हवाओं में से ही एक हो। मेरे सामने क्यों आना चाह रहे हो और आना भी चाह रहे हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो?
वहां से आवाज आई कि तुम चाहकर भी मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि जैसा तुम मुझे समझते हो ना, मैं उससे भी कई गुना ऊपर हूं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां पर आया हूं। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर से अपना कीमती सामान लेकर भाग जाओ और लौटकर मत आना। संजय जी और घबरा गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वहां से आवाज आई, अभी से ठीक 5 घंटे बाद इस बिल्डिंग में आग लग जाएगी, जिसमें झुलसकर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उसमें से तुम भी एक हो सकते हो। उसमें से तुम भी एक हो सकते हो। मेरी बात मान जाओ संजय, और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। संजय जी को और ज्यादा घबराहट होने लगी, पसीना पसीना, और मानो कि दिल की धड़कन एकदम तेज, इतनी तेज चल रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। संजय जी ने घबराते हुए बोले, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? फिर से आवाज आई, तुम पिछले 10 सालों से मेरी सहायता कर रहे हो। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। सहायता मतलब? मैं आपकी कैसी सहायता कर रहा हूं इतने सालों से? संजय जी ने घबराते हुए फिर से पूछा। उन्होंने बताया कि तुम रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देने के लिए नीचे लगे हुए पीपल के पेड़ में आते हो और रोज पानी चढ़ाते हो। उस पीपल के पेड़ में मेरा न जाने कितने सालों से वास है। कई बार होता है मैं प्यास से तड़प रहा होता हूँ और तुम पानी ले आते हो और सूरज के नाम पर मेरे घर यानी कि उस पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हो। मुझे शांति मिलती है। इसलिए एक तरीके से समझ लो, ये आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हारी जान बचा के। निकल जाओ संजय। इतने में एक जोर की लाइट सी चमकी और एकदम आंख के सामने ऐसा जुप से हुआ। संजय जी ने वो रीलिंग जो पकड़े थे अपनी आंख छुपाई और अब देखें तो एक अजीब सी ठंड लग रही है। एकदम ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। बहुत, वैसे भी पहले से बहुत तेज थी, लेकिन अब इतनी हो गई कि यहीं पे बस गिर जाएंगे संजय जी। संजय जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन फिर भी हड़बड़ाए हुए ऊपर की तरफ बढ़े और जैसा कि उन्होंने उस अंधेरे से आवाज़ सुना था, अपना सारा कीमती सामान पैक करना शुरू किए। सामान वामान पैक करके 3:30 बजे के आसपास कंप्लीट हो गया। इन्होंने सोचा कि बताता हूँ लोगों को, लेकिन क्या बताऊँगा कि एक भूत ने मुझसे आके ये सब कहा है। अगर ये कुछ हुआ नहीं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। संजय जी के मन में अभी भी एक असमंजस था। जो कुछ भी मैंने सुना वो सच्चाई थी या फिर एक मेरा वहम था, एक डर था मेरा, समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी ने पता नहीं क्यों किसी भी बाजू वाले को सूचित करना सही नहीं समझे। उनको ऐसा लगा कि लोग मुझे बस पागल ही समझेंगे कि ऐसा भूत तो किसी से बात नहीं करता है। वो अपना दरवाज़ा बंद किए, नीचे आए, अपनी जीप में सामान डाले हैं, जीप स्टार्ट किए और निकलने लगे। अब बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपना साइड मिरर एडजस्ट किए, धीरे धीरे जीप बढ़ाते हुए उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की कोशिश किए। साफ देखा है कि उस पीपल के पेड़ के सबसे ऊंची वाली डाल से 2 चमकती हुई लाल लाल आंखें संजय जी की तरफ ही घूर रही थीं। संजय जी ने अपनी आंख बंद कर लिए, पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हैं और भागते हुए एक होटल में इंतजार करने लगे कि कब सुबह हो। एक तरफ वो नहीं चाह रहे थे कि अगला दिन निकले, ये रात ऐसे ही लंबी रहे, और एक तरफ ये भी चाह रहे थे कि पता तो चले वो मेरा पागलपन था, वहम था, या फिर एक अजीबोगरीब सच्चाई। सुबह हुई। पूरी रात ऐसे ही उन्होंने उस होटल के कमरे में बैठे बैठे काट दी। फिर लगभग 7 बजे के आसपास उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से उस बिल्डिंग की तरफ गए। क्या पाया है कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, भाग दौड़ मची हुई है, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है। आग लगी थी जिसकी चपेट में आके काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। संजय जी का दिमाग चकरा गया, वहीं पर बेहोश हो गए ये सारी चीज़ें देखकर। वो जब बेहोश हुए तो सबको लगा कि इनका कोई अपना रहा होगा। उन्हें उठाने की कोशिश की, जब वो जागे तो कोई नहीं था। सब बताए, किसी को कुछ बोले नहीं। फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने बैंक पहुंच गए। कुछ समय बीता, शादी हुई, बच्चा हुआ। बच्चे को ये पूरी घटना की जानकारी दिए। 2000 में उनका एक बेटा हुआ। अभी उनका बेटा 23 साल का है। बहुत सारे करीबी लोगों से उन्होंने ये कहानी डिस्कस की और उनके ये समझ में आया कि वो कोई भूत नहीं था, कोई साधारण भूत नहीं था, वो बेताल था। बेताल इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेलिजेंट भी होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता रहता है। आपके सामने आएंगे तो आपका भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं।
और संजय जी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजय जी के मामले में बेताल ने उनका भविष्य बताकर उनकी मदद किया और उनके आने वाली पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। संजय जी समझते हैं कि मेरा जो जीवन है उन्हीं बेताल का आशीर्वाद है। आज भी जब भी मौका मिलता है अपने पूरे परिवार के साथ उस एरिया में जाते हैं, पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाते और लौट कर आते हैं। बेताल को कुछ साधक मित्र के रूप में सिद्ध करके मनचाहा काम लेते हैं। बेताल आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर बेताल साधना करना चाहते हैं तो मैं अपने वेबसाइट के लिंक शेयर करूंगा, आप कर सकते हैं, या गुरुमंत्रसाधना.com पर पढ़ सकते हैं। आप बिना गुरु के ना करें, नहीं तो खतरा हो सकता है। ये कहानी बताई हमारे एक साधक ने, बोला कि सर पूरी की पूरी दुनिया को पता है कि उनका जो पूरा परिवार है ये उन बेताल के आशीर्वाद की वजह से ही आज जी रहा है। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक अलग जानकारी ही मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। क्यों, इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियो डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। गुरुमंत्रसाधना.com में फिर मिलते हैं।